नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ तल्ख बातें करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। और मुद्दा ये है कि क्या 2024 में मोदी जा रहे हैं या फिर मोदी का ये सिलसिला टूटने वाला नहीं है। तो 2024 में होने क्या जा रहा है। और इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पर आऊं, मैं चाहता हूं कि पहले आप ये तस्वीर देख लीजिए। अब 2024 के फाइनल मुकाबले की तस्वीर है, जिसमें एक तरफ फ्रेम में मोदी जी हैं और दूसरे फ्रेम में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि कई कंटेंडर्स हैं, कई उम्मीदवार हैं। ममता बनर्जी भी हैं, उसमें केजरीवाल भी हैं, उसमें शरद पवार भी हैं, उसमें नीतीश कुमार भी हैं, उसमें खड़गे भी हैं। एक लंबी लिस्ट है। लेकिन हकीकत ये है, सच ये है कि इस फ्रेम में अगर कोई तस्वीर आएगी, वो तस्वीर एक ही है, राहुल गांधी। मुकाबला जो है वो 100% मोदी वर्सेस राहुल होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी 2024 में मोदी को गद्दी से उतारते हैं, और या फिर जो 2014 और 2019 में जो नतीजे आए थे, फिर वही कहानी होती है। और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट जो लड़े, पूरा दम लगा के दिल से लड़े, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहरहाल देश में आज जो हालात हैं, बदतर हालात हैं, जो महंगाई, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी का हाल है, कोई नहीं चाहेगा, आप नहीं चाहेंगे कि राहुल गांधी तीसरी बार ये बातें फिर से दोहराएं। तो सवाल देश के सामने यही है दोस्तों कि क्या इन दोनों आदमियों की छुट्टी होने जा रही है। क्या ये दोनों 2024 के बाद लीव पर भेजे जाएंगे, परमानेंट लीव पर, या फिर जिस तरह से देश चल रहा है चलता रहेगा। और मुझे लगता है ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो कौन सा कांटा है जिसे निकाला जाए, वो कौन सा पेच है जिसे कसा जाए। तो बहुत कुछ बदल सकता है 2024 में, और अब दिन भी, महीने भी गिनती के रह गए। अब दोस्तों, अगर देश का वोटिंग पैटर्न देख लें, जाति आधार पर जो वोटिंग होती है वो किस तरह से मोदी के आने के बाद बदली है। पंडित किधर चला गया, बनिया किधर चला गया, ठाकुर किधर गया, किधर कम हुआ, कायस्थ वोट, बाकी अपर कास्ट वोट, गुजर, जाट, ये किधर गए, या फिर मुसलमान कितना स्थिर है, कितना डाइवर्ट किया, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये किधर जा रहे हैं, या फिर दलित वोट की चॉइस क्या है मोदी के आने के बाद। अगर ये थोड़ी सी तस्वीर आप देख लेंगे तो ये पूरी कहानी, ये पूरा पेच, ये पूरा गेम आपको गुजरात लॉबी का समझ में आने लगेगा। तो इस गेम को समझते हैं, 2-3 मिनट का मुझे वक्त दीजिए और उसके बाद असली खबर पे आते हैं। पहला आप ग्राफिक्स देखें तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हुआ क्या, खेल कहाँ हुआ, सेंध कहाँ लग गई। अब ये जो ग्राफिक्स है इसमें आप देखें कि मुस्लिम जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ इंटैक्ट है। अब मैं इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी तक के आपको आंकड़े नहीं दिखा सकता, लेकिन अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तो 45% मुस्लिम आज भी साथ है, जिसमें से 9%, 8% ही बीजेपी के पास है, नगण्य है। SC ST 38% है, OBC 32% है, कम हुआ है। OBC जितने भी आप कह सकते हैं, चाहे वो कुशवाहा हैं, काशी हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, वर्मा हैं, जो यूपी में आप कास्ट कॉम्बिनेशन देखें, OBC घटा है, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ गया है। अगर आप ब्राह्मण देखेंगे तो एक बहुत बड़ा लॉस है। मिश्रा, शुक्ला, तिवारी, शर्मा, पांडे, द्विवेदी, त्रिवेदी है, हटे हैं कांग्रेस से। और ये सब मैं बताने जा रहा हूँ और कैसे क्या होना है। और बाकी जो सवर्ण है, जो मैंने कहा था बनिया वोट है या ठाकुर वोट है, ठाकुरों में भी आप देखेंगे तो एक बहुत मेजर डेंट मोदी और शाह ने मारा। और अगर आप देखिए 2009 में यही जो 18% था ब्राह्मण, 42% था, 35% बाकी सवर्ण था। और अगर मैं देखूं तो नुकसान जो हो रहा है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, 45 to 50%, 50%
डेंट है दोस्तों कांग्रेस पर। और ये आंकड़ा आप और देख लीजिए, बहुत क्लियर। और हालांकि 2014 से मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि आंकड़े उसी के उपलब्ध हैं इकोनॉमिक टाइम्स में। कांग्रेस का एक वोटिंग पैटर्न अगर आप देखें, आपको तस्वीर और समझ में आएगी। 2009 में जब कांग्रेस अपने चरम में थी, सत्ता में दोबारा आई थी, उस वक्त मुस्लिम तब भी 45% था, जो आज बरकरार, यानी मुस्लिम ना घटे हैं ना बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम 60-70% शिफ्ट हो गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन घटे भी नहीं है। 2014 में भी कांग्रेस के पास 45% थे। SC ST आप कह सकते हैं 4-5% की सेंध लगी आदिवासियों में। OBC में एक बड़ा चंक 10% निकल गया, और इसीलिए आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, कहीं पर कोई कुर्मी नेता, वो जो तवज्जो दी जा रही है। लेकिन असली नुकसान ये जो आखिरी के 2 फिगर आपको दिख रहे हैं, ब्राह्मण एंड अदर फॉरवर्ड, जो ब्राह्मण हैं और बाकी जो सवर्ण हैं, जो मैं कह रहा था, बनिया भी है उसमें, ठाकुर भी है उसमें, ब्राह्मण भी है। 35% था 2009 में, घट के 18% हो गया, और बाकी जो सवर्ण है 42 से 28% तक। यानी कुल मिलाकर जैसे एक जबरदस्त सेंध नहीं, पूरी दीवार ही तोड़ दी है मोदी ने। इस पर गौर करना होगा राहुल गांधी को, क्योंकि यहीं पर वो ट्रंप के इक्के छुपे हुए हैं जो ढूंढने हैं, चलने हैं कांग्रेस को। हकीकत यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी का जो पंडित है, वही निकल गया कांग्रेस से। और अगर आप देखेंगे, ये मैप देखेंगे अगर आप नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का, क्योंकि मैं हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, बिहार की, हरियाणा की, आप कह रहे हैं राजस्थान की, जो नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसको अगर आप देखेंगे, अपर कास्ट, जो अपर कास्ट अर्बन हिंदू है, उसमें ज़्यादातर सवर्ण हैं और OBC भी है। आधा वोट खिसक गया है। और ये जो हिंदू वोट है, इसमें इतनी ज़बरदस्त सेंधबारी मोदी ने कर दी है, जो भी वजह रही हो, कि कांग्रेस पटरी से ही उतर गई है। अब दोस्तों बातें आंकड़ों की हो रही है, फैक्ट एंड फिगर की हो रही है, और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की जो वोट की थाली है, उस थाली में से मोदी जी कहीं मिठाई उठा के ले गए, कहीं रायता उठा के ले गए, कहीं पुलाव उठा के ले गए, कहीं कोई सब्जी उठा के ले गए। यानी जिस तरह से ब्राह्मण, बाकी सवर्ण, बनिया, ठाकुर या फिर OBC ये खिसकते चले गए, दरकते चले गए कांग्रेस से, विपक्ष से, और मोदी ने उनको खींचा, सेंध मारी की, उसका असर क्या हुआ ये देखते हैं आंकड़ों में। 2014 देखिए, 2019 देखिए, कांग्रेस 20% के नीचे चली गई। वो कांग्रेस जो 28%, 30% या इंदिरा गांधी के टाइम पर 46%, 45% के ऊपर जिसको वोट मिलता था, 20% से नीचे आ गई। और आप देखेंगे कि मोदी जी जो हैं वो 2019 में 37% उन्होंने वोट लिया। तो ये जो 20% के नीचे कांग्रेस आ गई है, 2024 में अगर इसमें 10% एक्स्ट्रा वोट नहीं जुड़ा, प्लस 10%, यानी ये 20% अगर 30% नहीं हुआ, तो फिर खेल नहीं होने जा रहा है। फिर तैयार हो जाइए, और भी बुरे दिन आने वाले हैं। अब दोस्तों कांग्रेस को ये जो नुकसान हुआ, 10-12% वोट शेयर नीचे आया, जिसमें से हिंदू मेजॉरिटी, और खासकर जो अर्बन हिंदू मेजॉरिटी है, आप कह सकते हैं कस्बों में, शहरों में, जो वर्किंग क्लास कह सकते हैं हिंदू मेजॉरिटी की, वो एक बड़ा चंक मोदी जी की तरफ गया है। इसको हमें स्वीकार करना होगा। और खासकर हिंदी हार्टलैंड की ही मैं बात कर रहा हूँ, साउथ इंडिया की या नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का जो आप कह सकते हैं, जिस तरीके से वो अपने को उन्होंने प्रोजेक्ट किया, कभी मंदिरों में जा रहे हैं, कभी किसी तीर्थ पे जा रहे हैं, कभी कहीं पर पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, ये जो उनका लिबास था, और जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स करी, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, एक मेजर लॉस हुआ एटलीस्ट 10%, जिसमें अपर कास्ट, OBC, ये जो हिंदू वोट था, पूरी तरह से आप कह सकते हैं 10 से 12% नीचे स्लिप कर गया, कांग्रेस से गया और बीजेपी में आ गया। और यहीं पर गेम चेंज किया मोदी ने, और उसको बरकरार रखा, और अभी भी उसको बरकरार रख रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या
राहुल गांधी की ये तो भारत जोड़ो यात्रा है जो केरल से चली और फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये जो यात्रा है जिसमें भीड़ दिखती है और राहुल गांधी की छवि बदली हुई है, दिल उन्होंने बड़ा किया है, सवालों के जवाब दिखते हैं। लेकिन क्या ये जो 10% की जो कमी है, क्या जो हिंदू मेजॉरिटी है वो उधर शिफ्ट होगा, आएगा हिंदी हार्टलैंड में? दिस इज अ बिग क्वेश्चन और इसी पर मैं आ रहा हूं। अब दोस्तों, जो सवाल मैं उठा रहा हूं जो देश का मुस्तकबिल बदल सकता है, तकदीर बदल सकता है, इस पर तो मैं आ ही रहा हूं। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा बात कांग्रेस की कर लें, गोल्डन एरा की कर लें, इंदिरा गांधी की कर लेते हैं। और मैं चाहूँगा कि एक तस्वीर आप देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये देवरा बाबा की तस्वीर है। बहुत ही आप कह सकते हैं सिद्ध पुरुष, सिद्ध संत थे। इंदिरा गांधी मानती थी और लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जब 1980 में बाउंस बैक किया जेल से निकलने के बाद इंदिरा गांधी ने, तो देवरा बाबा के जाके पैर छुए थे, पैर से ही आशीर्वाद देते थे। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि जो हाथ से वो आशीर्वाद देते थे, हाथ जो है, यही जो पंजा है जो कांग्रेस का निशान बना, कहीं ना कहीं वो देवरा बाबा के इंस्पिरेशन से था, प्रेरणा से था। ये ऐसे लोग कहते हैं, कोई कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, आप इस पर कमेंट भेज सकते हैं। एक तस्वीर और देख लीजिए, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, योगाचार्य। अभी जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हैं ये भी इंदिरा गांधी के आप कह सकते हैं बहुत करीब थे, इंदिरा गांधी इनके करीब थी। और योग की क्रांति रामदेव नहीं लाए, मोदी नहीं लाए, योग की क्रांति दूरदर्शन के जरिए इंदिरा गांधी लाए। उन्होंने पहली बार दुनिया को बताया ये योग है। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की बहुत क्लोज थी। यही नहीं, सिर्फ हिंदू साधु संतों की बात नहीं हो रही है, मंदिर में आरती की बात नहीं हो रही, जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु थे, ऐसा कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं था जो इंदिरा गांधी के साथ जिसने चाय ना पी हो, खाना ना खाया हो, मुलाकात ना की हो, बातचीत ना की हो, तस्वीरें ना आई हो अखबारों में। तो आप देखेंगे कि एक पूरी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स थी जिसे आप गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, या यूं कह लीजिए कि 360 डिग्री अप्रोच था इंडियन वोटर्स को लेके। और सवर्ण भी थे, ब्राह्मण पॉलिटिक्स वो करती थी कमलापति त्रिपाठी के समय से, सवर्ण पॉलिटिक्स भी थी उसमें, SC ST दलित पॉलिटिक्स भी थी उसमें, मुस्लिम पॉलिटिक्स भी थी। और ये जो आप कह सकते हैं जो उनकी अप्रोच थी, यही विनिंग फैक्टर हुआ। और अक्सर उन्होंने हिंदुस्तान को बड़ी आसानी से दिल भी जीता, संसद भी जीती। अब इंदिरा गांधी की आपने इंक्लूसिव गंगा जमनी सियासत, उसकी मैंने आपको झलक दिखाने की कोशिश करी कि एक बैलेंस रख के चलती थी। हिंदू लीडर्स भी साथ में हैं, मुस्लिम लीडर्स भी साथ में हैं, दलित लीडर्स भी साथ में हैं, और तब वो एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिटिक्स करती थी और मुद्दे पर वो फिर विपक्ष से लड़ती भी थी। इमरजेंसी का अगर आप काल हटा दीजिए तो इंदिरा गांधी का जो उत्थान है और जहाँ तक वो रहीं 80 के दशक तक, उनकी राजनीति छाई रही और उन्होंने एक छाप छोड़ी है हिंदुस्तान पर। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ तल्ख बातें आज करूंगा, और उस तल्ख बातों में ये रिपोर्ट इंटरनल रिपोर्ट है बीजेपी की, कहीं से मुझे मिली, मैं आप पूरी दिखा तो नहीं सकता, लेकिन बीजेपी का ये मानना है जब से कुछ खास लोग राहुल गांधी के साथ चले जिसको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया, कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बीजेपी ने उन इमेजेस को वायरल किया, जिसमें से एक इमेज प्रशांत भूषण जी की थी। अच्छे वकील हैं लेकिन इनकी एक आइडियोलॉजी है। फिर योगेंद्र यादव, इनकी भी एक आइडियोलॉजी है, बहुत अच्छे सेफोलॉजिस्ट हैं। स्वरा भास्कर बहुत अच्छी अदाकारा, इनके पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे। अच्छी है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी या हिंदू इकोसिस्टम स्वरा भास्कर को पेंट करता है तो वोट का ध्रुवीकरण होता है। इस इमेज को पूजा भट्ट की, फिर कुणाल कामरा, ऐसे कई चेहरे जो राहुल गांधी के साथ चले, कांग्रेस से कहीं ज़्यादा उनको प्रोजेक्ट किया गोदी मीडिया ने। अब सवाल यह है कि ये जो रणनीति है, ये सारे लोग अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड्स हैं, ब्राइटर माइंड्स हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो मोदी और शाह की जो राजनीति है, संघ की जो राजनीति है ध्रुवीकरण की, क्या उसमें ये लोग फिट होते हैं? क्या ये 10% का जो एज चाहिए इस वक्त कांग्रेस को, कांग्रेस जिसके लिए डेस्परेट है, उसे ज़रूरत है 20% से 30% जाने की, तभी बीजेपी नीचे आएगी, क्या ये लोग ला सकते हैं? सवाल इस बात का। और बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट कह रही चलने दीजिए ऐसे लोगों को, ये स्ट्रैटेजी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सवाल नंबर 1 कि क्या मोदी
के प्रभाव से, उनके मुट्ठी से फ्लोटिंग हिंदू वोटर निकाल पाएंगे राहुल गांधी या नहीं निकाल पाएंगे? दूसरा सवाल, क्या वो 10% का जो टारगेट है वोट शेयर का, वो वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा 2024 में? तीसरा, क्या ये जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, ये जो योगी और भगवा राजनीति है, बार बार मंदिर मस्जिद की जो बातें हो रही हैं, ध्रुवीकरण जो हो रहा है, इसको रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? और क्या वीर सावरकर का जो विवाद है, इसको उछालने से, बार बार उछालने से क्या कांग्रेस को लाभ हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, वैचारिक राजनीति का अब समय है जब 10-12 महीने रह गए, या फिर चुनावी राजनीति तिगड़म जोड़ तोड़ करके इन दोनों को हटाना है गद्दी से? ये सोचना होगा कि गद्दी से हटाना है, चुनाव जीतना है, या वैचारिक राजनीति करनी है जिसके लिए बरसों बरस चाहिए। और सबसे बड़ा आखिर में सवाल यह है कि आखिर ये गेम जीतेगा कौन? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? मोदी या राहुल? या फिर 2024 के बाद, 2029 के बाद ये लड़ाई जारी रहेगी? अब दोस्तों, 2024 के फाइनल पर ये मेरा कोई मुकम्मल वीडियो नहीं था, ये कोई कम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं था, ये कोई फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो नहीं था, ये शुरुआत है। और अभी धीरे धीरे और भी कई तथ्यों के सहारे मैं बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखूंगा 2024 को, और तलखी के साथ, पूरी आप कह सकते हैं हिम्मत और हौसले के साथ, बिना किसी का पक्ष लिए, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा। किसी का फेवर नहीं करना, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि आप जज कर पाएँ कि होने क्या जा रहा है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2024 का जो नतीजा है वो इसलिए बहुत अहम है, हिंदुस्तान के इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में इसलिए निर्णायक है, डिसाइसिव है, क्योंकि अगले ही साल, उसके 2025 में 100 साल पूरे होंगे आरएसएस के भारत में, और उसके बाद बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने के मिलेंगे। और हो सकता है निशाने पर फिर रीजनल पार्टीज हों, विपक्ष हों, और भी बहुत कुछ हो सकता है, कई संस्थाएं वो भी निशाने पर हो सकती हैं। इसलिए इस बैटल को जीतना है या फिर वैचारिक लड़ाई लड़नी है, सिर्फ क्रिटिकल होकर रहना है, ये चीज़ तय करनी होगी कि किस कीमत पर इस चुनाव को जीता जाए। ये विपक्ष को सोचना है, बिखर के नहीं, एक छतरी के नीचे आके। और मैं बहुत कुछ बताऊंगा आपको। अंत में मैं सिर्फ ये कहूँगा, कमेंट्स लिखिए, आइडियाज़ लिखिए, आप कितना सहमत हैं और आपके क्या आइडियाज़ हैं, आप क्या सोचते हैं कि राहुल गांधी की खूबी क्या है या कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे इस इतने बड़ी जंग को जीता जा सकता है जो मुल्क के इतिहास की, तारीख की जंग है। और अंत में इस बेल आइकॉन को आप क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बस इतना ही मुझे कहना है, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।